हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कौन से चैप्टर का? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन बिलो इज अ ग्राफ शोइंग टू लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट। मतलब एक ग्राफ जो नीचे दिया हुआ है, ये दिखा रहा है कि कह रहा है कि कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करता है। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू लीनियर इक्वेशन। ये है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये ग्राफ जो दिया हुआ है, ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ और ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब हम पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो हमारा लीनियर इक्वेशन से ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? Which of these can be said about the number of solutions of the above pair of linear equation। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जब पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल जब लाइन है, किसी तरह का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो उसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मीन्स दे डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर पैरेलल है ग्राफ, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल अगर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन ग्राफ में देख सकते हैं, ये दोनों लाइन क्या दिख रहा है? ए लाइन और ए लाइन क्या दिख रहा है? पैरेलल दिख रहा है। तो जब पैरेलल है, तो जब पैरेलल रहता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर इंटरसेक्टिंग होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट लाइन होता है, मीन्स एक ही लाइन पे दूसरा ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन जब हो जाता है तो उसमें इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कह रहा है कि इस ग्राफ जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ पैरेलल है, तो इसके कारण इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कहता है गिवन बिलो इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका गिवन है। ठीक है, गिवन बिलो इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 4x + 2y = 18, 3x - 6y = 6। ये हमारा पेयर लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का है, देख सकते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन हैव द सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन एज द गिवन पेयर। इसका जो सॉल्यूशन है, सेम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जितना सॉल्यूशन इसमें होगा उतना ही सॉल्यूशन इस चारों ऑप्शन में किस में है। तो पहले देखते हैं कि कितना सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं a1/a2 मीन्स 4/3 वैल्यू कितना देगा आपको? ठीक है, और यहाँ हो गया 2, ठीक है, 2/6, सो -6 दैट इज 1/3। तो नॉट इक्वल टू मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ऐसा होता है तो आपका जो इक्वेशन होता है ना, वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंट होता है ना, तो और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कितना सॉल्यूशन होगा? तो 1 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कितना सॉल्यूशन आया? 1। तो अब इस चारों ऑप्शन में देखना है कि किस में 1 सॉल्यूशन आएगा। तो देखो, पहला ऑप्शन में अगर निकालेंगे a1/a2 तो 3/1 एंड 3/1 सेम आ गया।
ठीक है, और 18/6 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो इसमें इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखो, इसका कोफिशिएंट A का है 1 और यहाँ यहाँ A का कोफिशिएंट है -1, तो 1/-1 B का कोफिशिएंट -1 और B का कोफिशिएंट 1, तो -1 और 1/1, तो आपका -1/1, तो ये भी तो इक्वल ही ना हो गया, तो छोड़ो, इसमें भी नहीं होगा। नॉट इक्वल टू होगा तब ना यूनिक सोल्यूशन होगा। अब 6/3 करेंगे तो 2 होगा, और -2/1 करेंगे तो यहाँ -2 होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन 3 में देखेंगे तो 6/3, देखो यहाँ 6 है और यहाँ पर 3 है, तो आपका आ गया 2, और यहाँ है -2 और यहाँ है 1, तो -2/1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आया था 2 है, यहाँ -2, तो नॉट इक्वल टू, तो इस ऑप्शन 3 में क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3rd नंबर, if a pair of linear equations given by L1x plus M1y plus N1 equal to 0 and L2x plus M2y plus N2 equal to 0, if a pair of linear equation given by, मतलब इस फॉर्म में आपका पेयर ऑफ linear equation दिया हुआ है, हैज इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। कह रहा है कि इसमें इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, तो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन कब होता है, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन कब होता है, जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा होता है तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आप देख सकते हो किस केस में कह रहा है कि इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाई इतना हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो इनमें से कौन है जो एकदम ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि L1/L2 एंड M1/M2 इक्वल टू N1/N2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर L1/L2 है, लेकिन यहाँ N2/N1 है, यहाँ तो N1/N2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन है गलत। फिर ई नॉट इक्वल टू बोला तो गलत ही होगा, नॉट इक्वल टू बोला तो गलत ही होगा, ठीक है। अब बचा ऑप्शन 4, तो 4 को थोड़ा सा लिख लेते हैं सही करके। तो यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर L2 को इधर ले आते हैं, तो L1/L2 इक्वल टू M1/M2। तो इसमें कुछ ट्रू हो रहा है, हमारा ये 2 चीज़ आ रहा है ना, और कोई तो हो नहीं सक रहा है, तो डेफिनेटली ट्रू, ये तो होना ही चाहिए था, ये कम से कम तो होगा ना, ये तो है ही नहीं, मतलब N1/N2 तो ऑप्शन में कोई भी दिया ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। A gardener bought a mix of 100 flower and vegetable seeds for a total of Rs 1350, ठीक है। कह रहा है कि एक गार्डनर है, ठीक है, उसने फ्लावर और वेजिटेबल सीड्स को बाई किया है, कितना 100 फ्लावर एंड वेजिटेबल सीड्स फॉर अ टोटल ऑफ Rs 1350, ठीक है। ईच फ्लावर सीड कॉस्ट रेस्ट 12 एंड ईच वेजिटेबल सीड कॉस्ट रेस 11, मतलब कि जो फ्लावर का सीड है ना, वो एगो का कॉस्ट पड़ता है 12 रुपया,
और जो वेजिटेबल सीड है उसका प्रत्येक का कॉस्ट पड़ता है 11 रुपीज़। तो कह रहा है ना, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एफ। कह रहा है कि डिटरमाइन एफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स सीड्स परचेज्ड एंड भी द नंबर ऑफ वेजिटेबल सीड्स परचेज्ड। तो एफ को डिनोट कर रहा है किस चीज़ के लिए, फ्लावर के लिए एंड फ्लावर सीड के लिए। अब भी को आपको कर रहा है नंबर ऑफ वेजिटेबल सीड्स परचेज्ड। भी है जो सिंबल है वेजिटेबल सीड्स के लिए। तो देखो इसमें कहा कि 100 गो फ्लावर और वेजिटेबल सीड्स खरीदे हैं, तो हमारा एफ अब प्लस भी इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 गलत हो गया। ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 1 तो ठीक ही है ना। देखो ऑप्शन क्या कर रहा है, 100 फ्लावर वेजिटेबल है, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट ही है। तो ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि दोनों को जोड़ के करा है 1385, तो ऐसी गलती है। और ऑप्शन 4 भी क्या है, गलत है। अब देखो, अब इसमें क्या बोला था कि एगो फ्लावर का जो सीड है उसका कॉस्ट है 12 रुपया। अब फ्लावर सीड कितना था, एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 12F। ठीक है, और एगो वेजिटेबल सीड का कॉस्ट है 11 रुपीज़, और वेजिटेबल सीड है कितना, तो भी है, तो एगो का 11 रुपया है, तो भी का कितना होगा, 11 भी हो जाएगा। और टोटल का कॉस्ट कितना बोला था, 1350। तो देखते हैं 12F प्लस 11 भी, 12F प्लस 11 भी बराबर 1350। तो आंसर कौन सा हो गया, 3 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा कलेक्टेड अ टोटल ऑफ रेस 1800 इन अ फंड रेजिंग इवेंट। ठीक है, सारा है एक फंड रेजिंग इवेंट था जिसमें 1800 रुपया कलेक्ट की, जमा की। सी न्यू दैट the event had a mix of रेस 100 एंड रेस 50 नोट्स। मतलब उस इवेंट में जो पैसा था वो 10 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट का मिक्स था। बट नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ ईच, मतलब लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि कितना 10 रुपये का नोट है और कितना 50 रुपये का नोट है। सी काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स एज 60, मतलब जो 10 रुपये और 50 रुपये का जो नोट फंड रेजिंग इवेंट में था वो टोटल नंबर जो काउंट किया नोट को, तो टोटल कितना आया, 60 आया। अब कह रहा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ नोट। कह रहा ये जो 4 को दिया हुआ इक्वेशन, इसमें से किस इक्वेशन से हम 10 रुपया और 50 रुपया का जो फंड रेजिंग इवेंट में नोट का यूज हुआ था उसका निकाल सकते हैं कि कितना 10 रुपये का नोट था और कितना 50 रुपये का नोट था। ठीक है, अब देखो टोटल नोट कहता क्या है, टोटल नोट कहता है सी काउंटेड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स एज 60, मतलब टोटल नोट 10 रुपये का और 50 रुपये का जो नोट था वो टोटल काउंट करके कितना था, 60। यहाँ देखो नोट में लिख दिया है एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। ठीक है, नोट दोनों का एक 10 रुपीज़ का है और एक कितना है, 50 रुपीज़ का है। तो इसमें हमारा 10 रुपीज़ टोटल नोट 60 था, तो इसमें एक इक्वेशन तो आ जाएगा कि दोनों नोट का सम जो होगा, दोनों नोट का सम मतलब एक्स नोट और एक्स 10 रुपये का नोट और वाई 50 रुपये का नोट का सम होगा 60। तो एक्स प्लस वाई 60 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो आपका ऑप्शन सेकेंड नंबर गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड गलत हो गया। अब उसके बाद क्या बोला कि टोटल उसने कितना रुपया कलेक्ट किया, 1800 रुपया। ठीक है, और 10 रुपया का नोट क्या वो था, एक्स। ठीक है, एक्स नोट था। ठीक है, तो एक नोट है 10 रुपया का, तो एक्स नोट कितना हो जाएगा, 10x। और आपका 50 रुपया का नोट के वो है, देखो यहाँ वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 50 रुपये नोट। एक नोट है 50 रुपया का, 50 रुपया का नोट वाई को होगा, तो कितना हो जाएगा, 50y। और अब दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमको कि टोटल कितना रुपया आया। तो टोटल रुपया कितना बोला था कि 1800 रुपया है, तो 1800 इक्वल कर देंगे
तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है, 10x प्लस 50y, 10x प्लस 50y इक्वल टू 18,000, 10x प्लस 50y, 10x प्लस 50y, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 6 नंबर, तनीसा एंड आदित्य हैव सम चॉकलेट्स विथ देम सच दैट, मतलब कि तनीसा और आदित्य के पास कुछ चॉकलेट है। किस प्रकार के चॉकलेट है, देखिए उसका कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है इफ़ तनीसा वेयर टू गिव 6 चॉकलेट टू आदित्य, यदि तनीसा ने 6 चॉकलेट आदित्य को दिया, द न्यू क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट्स Tanisha and Aditya have some chocolates with them such that if Tanisha were to give 6 chocolates to Aditya, the new quantity of the chocolates with each of them would be equal। ठीक है, मतलब क्या कहा, तनीसा और आदित्य के पास कुछ चॉकलेट है। ठीक है, अब कैसे है, तो यदि तनीसा, ये जो तनीसा है आदित्य को 6 चॉकलेट दे देता है, तो जो न्यू क्वांटिटी होगा वो दोनों के पास बराबर होगा, मतलब जितना तनीसा के पास चॉकलेट होगा उतना ही आदित्य के पास चॉकलेट होगा। ठीक है, अब इंस्टीड, मतलब तनीसा की जगह अगर आदित्य वेयर टू गिव 3 चॉकलेट्स टू तनीसा, मतलब आदित्य की जगह आपको ये जो तनीसा है, ठीक है, ये जो तनीसा ने आदित्य को दिया था, आप कहता है कि आदित्य अगर तनीसा को 3 चॉकलेट दे देता तो तनीसा वुड हैव 4 times एज मेनी चॉकलेट्स एज आदित्य इनिशियली हैड, मीन्स तनीसा के पास 4 टाइम हो जाएगा चॉकलेट आदित्य के पास जितना शुरू में था। ठीक है, अगर आदित्य 3 चॉकलेट दे देता है तनीसा को तब। अब देखिए, बीच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ इक्वेशन वुड हेल्प अस फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट दे हैव, मतलब दोनों के पास, तनीसा और आदित्य के पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट था, वो कौन सा इक्वेशन, ये जो 4 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट, एज्यूम द एडिशनल इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ तनीसा है एज x एंड दैट विथ आदित्य एज y, मतलब कह रहा है कि तनीसा के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट इनिशियल शुरू में था वो कितना था, x, और आदित्य के पास जो कितना था वो था y। ठीक है, चॉकलेट जो तनीसा है उसके पास शुरू में जो नंबर ऑफ चॉकलेट था वो था x, और आदित्य के पास जो शुरू में था वो था y। ये मान ली दे दिया है आपको पहले से। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन देखते हैं। तनीसा के पास कितना चॉकलेट है, x, और आदित्य के पास y। तो तनीसा 6 चॉकलेट दे देते हैं, तो तनीसा अगर 6 चॉकलेट देंगे तो तनीसा में 6 चॉकलेट कम जाएगा उसके पास, और आदित्य के पास आपका शुरू में कितना चॉकलेट था, आदित्य के पास शुरू में 22 चॉकलेट था, तो 22 चॉकलेट था, तो अब इसको 22 चॉकलेट मिल जाएगी, 22 में 6 चॉकलेट बढ़ जाएगा, इसको मिल गया। तब कहता है क्या कि तनीसा बेयर गिव टू 6 चॉकलेट, अगर तनीसा 6 चॉकलेट है आदित्य को दे देता है तो दोनों के पास, तनीसा और आदित्य के पास दोनों के पास इक्वल चॉकलेट हो जाएगा, तो ये जो नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें पहले देख लेते हैं। x माइनस 6 इक्वल टू बाई प्लस 6, x माइनस 6 इक्वल टू बाई प्लस 6, तो आपका ऑप्शन या तो ए 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है दूसरा कंडीशन, आदित्य बेयर टू गिव 3 चॉकलेट्स टू तनीसा, आदित्य ने 3 चॉकलेट किसको दे दिया, तनीसा को, तो तनीसा के पास कितना चॉकलेट था, x, तो 3 चॉकलेट इसको कौन दिया, आदित्य, तो आदित्य ने 3 चॉकलेट दिया, तो अब इसके पास कितना चॉकलेट हो जाएगा, x प्लस 3, और आदित्य के पास 3 चॉकलेट कम जाएगा। उसको पढ़ लेते आगे, फिर क्या कर रहा है, देन तनीसा वुड हैव, तो तनीसा के पास अब कितना है, x प्लस 3, 4 टाइम्स एज मेनी चॉकलेट आदित्य इनिशियली, मतलब आदित्य का जो शुरू में चॉकलेट था, तो आदित्य के पास शुरू में चॉकलेट कितना था, y, उसका कितना टाइम्स ही हो जाता है, 4 टाइम्स, तो आदित्य का शुरू का 4 टाइम्स हो जाता है। ओके, सॉरी, आदित्य का शुरू का 4 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स। तो अब देखते हैं इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल टू बाई प्लस 6, x माइनस 6 इक्वल टू बाई प्लस 6, x माइनस 6 इक्वल टू बाई प्लस 6, ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है।
फिर है x प्लस 3 इक्वल टू 4y, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4y। देखो यहाँ इनिशियली कह रहा था तो उसके पास इनिशियली, ये नहीं कि वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इनिशियली करा था मतलब शुरू में जो उसके पास चॉकलेट था, तो आदित्य के पास शुरू में कितना चॉकलेट था, 22 चॉकलेट था, तब उसका 4 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या कहता है क्वेश्चन, फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बोलो, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है पेयर, इसमें के लिए 2 स्टेटमेंट, वन लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेवल्ड रीजन, एक असर्शन है और एक रीजन है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, ये जो स्टेटमेंट है इसको केयरफुली पढ़ना है, एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब स्टेटमेंट्स ए एंड आर, ठीक है। स्टेटमेंट ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन। अब कौन ही सही है ये बताना है आपको। तो देखिए पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, 3 ठीक है। x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। असर्शन ए है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है। तो जब a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब इसको हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ a1 बाई a2 निकालते हैं, इसमें से a1 बाई a2 मीन्स 1 बाई 3 एंड b1 बाई b2, तो माइनस 2 बाई 4, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, ये 1/3 है, ये 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 ना आएगा, तो नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने होंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब कितना सॉल्यूशन, एक। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना तो इसका जो ग्राफ आता है ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो अब देखते हैं असर्शन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन दिया उसका यूनिक सॉल्यूशन आया ना, तो हमारा असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखो, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, नहीं, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका ग्राफ जो आएगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन नहीं है, तो रीजन क्या है, गलत है। तो असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। रीजन इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ठीक है। बी मतलब सॉरी यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आर होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 3। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।